हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक और स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 12 में, डे नंबर 12 में। पिछले लेक्चर में हमने पॉइंटर्स की शुरुआत कर दी है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में उसी पॉइंटर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। साइज पढ़ेंगे पॉइंटर्स की क्या होता है, आज पढ़ेंगे कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, फंक्शंस और पॉइंटर्स को साथ में कैसे रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में थोड़ा सा बात कर लेंगे यार टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स के बारे में। तो चलिए इस लेक्चर के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं लेक्चर 12 की फाइल। लेक्चर 12 की फाइल मैंने बना ली है। अब मैं आपसे बात करता हूँ पॉइंटर्स के कुछ और टॉपिक्स के बारे में। पॉइंटर्स हमने बात कर ली थी यार, पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, पॉइंटर्स बनाना बहुत ही ईजी था, मैंने आपको पॉइंटर बनाना सिखा दिया था। ठीक है, जैसे मैं इंट स्टार पी बना रहा हूँ तो मेरा एक पी नाम का पॉइंटर बनेगा जो कि पॉइंट करेगा ए को। उसके लिए मुझे ए पहले चाहिए। ठीक है, तो ए मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ए मेरा बना हुआ है जिसके अंदर 10 रखा हुआ है, और मेरा एक पी नाम का पॉइंटर बन गया है जिसके अंदर ए का जो भी एड्रेस होगा वो रखेंगे। तो एड्रेस को ए डबल डी मान लेते हैं, तो यहाँ पर ए डबल डी रखा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। ये बेसिक सी पॉइंटर्स की बात हमने बात कर ली थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था साइज़ ऑफ अगर मैं करता ए को, ठीक है, तो ये इंटीजर की साइज़ देता जो कि 8 या 4 होती। अगर मैं साइज़ ऑफ करता हूँ सी को, ठीक है, सी क्या है मेरा कैरेक्टर है, कैरेक्टर सी मैंने बना रखा है, तो ये मुझे कैरेक्टर की साइज़ देता जो कि 1 बाइट होती। ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर का काम होता है, लेकिन पॉइंटर्स में साइज़ ऑफ ऑपरेटर कैसे काम करता है इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए कि पॉइंटर्स में साइज़ ऑफ ऑपरेटर कैसे काम करेगा। तो इंट है, मैंने 10 बनाया, फिर मैंने एक पॉइंटर बनाया इंट स्टार पी जो कि ए को पॉइंट करेगा। उसके बाद में अगर करता हूँ सी आउट साइज ऑफ ए इज इक्वल्स टू, और मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ ए एंडल, एंड सेम चीज़ मैं करूँगा साइज ऑफ पी। पी का साइज़ क्या होगा मेरा पॉइंटर का साइज़। अब इसको मैं सेव करके रन कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर साइज़ ऑफ ए मुझे क्या मिलेगा, साइज़ ऑफ ए हमें मिलना चाहिए 8 और साइज़ ऑफ पी मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेरा कंपाइलर जो है वो इंटीजर की साइज़ 4 ले रहा है और पी की साइज़ मुझे 4 मिल रही है। तो मुझे ए का साइज़ मिला 4 और पी का साइज़ मिला 4। तो इसको देखकर तो ये बोला जा सकता है कि ठीक है, मेरा अगर पॉइंटर इंटीजर था इसलिए जितना इंटीजर साइज़ ले रहा है उतना ये साइज़ ले रहा है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस इंट ए इस लाइन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इंट ए की जगह अब मैं कर देता हूँ कैर, या फिर मैं नीचे लिख देता हूँ। तो मैंने कैर सी बनाया जो कि वी है। उसके बाद मैंने कैरेक्टर पॉइंटर बनाया, कैरेक्टर पॉइंटर जो कि उस सी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने ऊपर वाली लाइंस, ठीक है, नीचे के लिए भी लिख दी है। यहाँ मैं लिखूँगा साइज़ ऑफ मेरा सी, देन मेरा साइज़ ऑफ सी एच पॉइंटर, और यहाँ पर मेरा वेरिएबल चल जाएगा सी एच पॉइंटर और ऊपर मेरा वेरिएबल चल जाएगा सी। ये बेसिक बात आपको समझ आ रही होगी। इसको अगर मैं सेव करता हूँ, अब मैं अगर रन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे बोला था कि अगर यहाँ ऐसा मानूँ कि इंटीजर का साइज़ 4 था तो मेरे पॉइंटर का साइज़ भी 4 था, लेकिन यहाँ आप देखिए कैरेक्टर का साइज़ 1 है बट पॉइंटर का साइज़ अभी भी 4 है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को मुझे आपको समझाना था। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका जो इंटीजर का साइज़ है वो 4 था, मेरे पॉइंटर का साइज़ है वो भी 4 है, कैरेक्टर का साइज़ है वो 1 था, तो पॉइंटर का साइज़ भी 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर तो 4 आ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा इंटीजर का डब्बा था उसमें 10 स्टोर था, एक मेरा पॉइंटर का डब्बा था जिसमें एड्रेस, इस इंटीजर का एड्रेस स्टोर था। ठीक है, तो अब एड्रेस तो हमारा हेक्साडेसिमल है, इस बात को समझिए, एड्रेस तो हमारा हेक्साडेसिमल है। ठीक है, और पॉइंटर में वैल्यू क्या रहती है, एड्रेस रहती है। तो अब जो हेक्साडेसिमल है जो कि 0 से लेकर के 9 ABCDEF ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये मेमोरी लेगा ना, फ़र्क नहीं पड़ता ना कैरेक्टर पॉइंटर हो या इंटीजर पॉइंटर हो, एड्रेस तो सेम रहेगा। इसको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ मैं। जैसे अभी मैंने क्या किया, कैरेक्टर पॉइंटर बनाया, सी बनाया जिसमें वी स्टोर्ड है, और एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाया। कैरेक्टर पॉइंटर भी तो एक एड्रेस ही स्टोर कर रहा है। यहाँ पर इसकी साइज़ क्या है उससे मैटर नहीं करता है, इसका एड्रेस जो है वो कितनी साइज़ में स्टोर हो सकता है वो मैटर करता है। तो यहाँ पर स्टोर तो एड्रेस ही हो रहा है, इसलिए सारे पॉइंटर्स जितने भी हैं
सब में एड्रेस स्टोर हो रहा है। एड्रेस स्टोर हो रहा है मतलब इसलिए वो 4 बाइट्स ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें 4 बाइट्स चाहिए एड्रेस को स्टोर करने के लिए। सो नो मैटर व्हाट डेटा टाइप इज़, पॉइंटर का जो साइज़ होता है वो हमेशा 4 बाइट्स होता है, कुछ कंपाइलर्स के लिए 8 बाइट्स होता है, डिपेंडिंग ऑन वो कितना साइज़ का कंपाइलर जो है वो उसको साइज़ दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंटर्स के साइज़ की बात। तो अब आपसे कोई भी पूछता है साइज़ क्या होगा पॉइंटर का, वो डिपेंड नहीं करेगा आपके डेटा टाइप पे। ठीक है, अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस में हमने बात करी थी कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉइंटर्स साइज़। फंक्शंस में हमने बात करी थी कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं। फिलहाल के लिए इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ मल्टी लाइन कमेंट की मदद से। ठीक है, ये सारे मैंने कमेंट कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। कॉल बाय रेफरेंस फंक्शंस में पढ़ा था हमने, बट पॉइंटर्स की मदद से नहीं पढ़ा था। उसके पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। लेट्स अज्यूम, बहुत ही स्मॉल सा एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। लेट्स अज्यूम एक इंट ए मैंने बनाया जो कि 10 है। ठीक है, अब इंट z मैंने बनाया है जो कि a को पॉइंट कर रहा है। अब ये यहाँ पर मैंने पॉइंट नहीं कर रहा है, पॉइंटर नहीं है, नॉर्मल इंटीजर z है जो कि इज इक्वल्स टू मैंने a कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं z इज इक्वल्स टू z+9 कर देता हूँ तो क्या होगा, इस चीज़ से क्या हो रहा है, a का डब्बा बना 10, बहुत बढ़िया। z का डब्बा बना, z का डब्बा बना इंट z में क्या गया, a गया, तो a की क्या वैल्यू थी, 10 थी, तो z में 10 गया। मैंने करा z इज इक्वल्स टू z+9, z इज इक्वल्स टू z+9 से क्या हुआ, ये जो अंदर 10 था +9 होकर के 19 हो गया, तब z के अंदर 19 रखा है। अब अगर मैं सी आउट करता हूँ a को, उसके बाद सी आउट करता हूँ z को, तो मेरा a क्या आएगा 10, z क्या आएगा 19। ठीक है, तो a के साथ कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख के लगता है z इज इक्वल टू z+9 कर दिया है तो a की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी क्योंकि z और a तो इक्वल है। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, ये हमने फंक्शंस में भी बात करी थी कि ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा पॉइंटर्स की मदद से आप करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, इंट a मैंने बोला 10 है और एक मैंने पॉइंटर बनाया इंट स्टार z करके। ठीक है, इंट स्टार z करके मैंने पॉइंटर बनाया जो कि a को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था डी रेफरेंसिंग एस्ट्रिक की मदद से। तो अगर मैं करता हूँ डी रेफरेंसिंग z, इसको अगर मैं सी आउट करता हूँ तो वो मुझे वैल्यू देगा 10। इतना समझ आता है, जैसे मेरा a जो है उसका डब्बा बना 10, z का एक और डब्बा बना जिसमें a का एड्रेस है और वो पॉइंट कर रहा है अब 10 को। ठीक है, z पॉइंट कर रहा है 10 को। लेट्स अज्यूम एड्रेस था 456, एड्रेस को मैं 456 मान रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 456। तो अगर मैं स्टार z करता हूँ तो वो मुझे 10 देगा, अगर मैं सी आउट करता हूँ स्टार z तो वो मुझे 10 ला करके देगा। तो यहाँ पर अब बात होती है अगर मैं z की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, क्या मैं लिखूँगा z इज इक्वल टू z+10। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैल्यू चेंज करना है तो वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, वैल्यू चेंज करना है तो वैल्यू को चेंज करो, एड्रेस को नहीं। ठीक है, अगर मैं करता है z इज इक्वल टू z+10 तो मैं एड्रेस को चेंज कर रहा हूँ। z तो मेरा एड्रेस है ना, z तो मेरा 456 है। वैल्यू क्या है, वैल्यू है मेरा एस्ट्रिक z जो कि डी रेफरेंसिंग से आ रही है। तो हमें वैल्यू चेंज करनी है तो एस्ट्रिक z का यूज़ करो। तो अब वैल्यू चेंज करनी है तो वैल्यू चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं लिखता एस्ट्रिक z इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक z+10 तो ये हो जाता है एस्ट्रिक z इज इक्वल्स टू 10+10। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 10 है तो ये हो जाता है 20 चले जाता है अब एस्ट्रिक z में। अब एस्ट्रिक z से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एस्ट्रिक z मतलब a। कैसे, क्योंकि z जो है वो पॉइंट कर रहा है a को, तो एस्ट्रिक z मतलब जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। तो इसकी मदद से मेरा जो a है उसकी वैल्यू हो जाएगी 20, 10 से हो जाएगी 20। तो डायरेक्टली वो यहाँ पर इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली वो यहाँ पर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे ये 20 एस्ट्रिक z में स्टोर होगा तो यहाँ का 10 हट करके 20 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आती है। तो इसकी मदद से आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, है ना, वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो एक बार ये वाली सिंपल सा फंडा आपको करवा के बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने करा इंट a जिसके अंदर 10 था और मैंने एक z नाम का पॉइंटर बनाया जो कि a को पॉइंट कर रहा है,
उसके बाद मैं कर रहा हूँ z इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक z प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एस्ट्रिक z मतलब जो वैल्यू जिसको पॉइंट कर रहा है विल बी द वैल्यू प्लस वन करा है। अब अगर मैं सी आउट करता हूँ a को, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने a को सी आउट करा है तो a मेरा पहले 10 था, लेकिन अब मुझे आंसर में 11 मिल रहा है। 11 क्यों मिला, क्योंकि इस सेंटेंस ने चेंज कर दिया उसे। ठीक है, यहीं पर अगर मैं इंट n इज इक्वल्स टू a कर देता, इंट n इज इक्वल्स टू a कर देता, और इस सेंटेंस के बाद मैं n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 कर देता, तो मेरे a पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, a पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और मेरा जो n है सिर्फ उस पर इफेक्ट आएगा। तो n मेरा हो जाएगा 11, और a जो है मेरा वो ऑलरेडी 11 है, इसके हिसाब से a मेरा 12 हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं 10 कर देता, इसको सेव करता और रन करता, तो n मेरा हो जाता 10 प्लस 10 20। ठीक है, और a मेरा स्टिल 11 है, क्योंकि यहाँ मैंने चेंजेस करे हैं। अब ये तो वही पुरानी बातें हो गई जो हम कर रहे थे कि वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब हमें वैल्यू चेंज करना है विथ रेफरेंसिंग। ठीक है, एक रेफरेंस हमने m% वाला बता दिया था, आज पॉइंटर्स का रेफरेंस लगाएंगे। अब पॉइंटर्स का रेफरेंस लगाना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर्स का रेफरेंस लगाना है मुझे, तो क्या फंक्शन कॉल करेंगे, तो कॉल बाय रेफरेंस कैसे आएगा, तो एक फंक्शन मैं बना देता हूँ यहाँ पर, बेसिक सा फंक्शन जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता है, फंक्शन नाम का फंक्शन चेंज। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब अभी इसको इनपुट देते हैं थोड़ी देर में। अब हम करना क्या चाहते हैं उस फंक्शन से, व्हाट वी वांट इज़ कि अगर मैं एक इंट a वेरिएबल बनाता हूँ और उसको मैं उस फंक्शन में देता हूँ, ठीक है, फंक्शन चेंज में a वेरिएबल को देता हूँ अगर मैं, तो मुझे a की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं a को प्रिंट करता हूँ तो a की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। फंक्शन a में अब मैं इंटीजर नहीं दूंगा, पहले मैं क्या करता था, इंटीजर देता था, लेकिन अब मैं इंटीजर नहीं दूंगा, और इसके अंदर अब मैं एक पॉइंटर दूंगा। ठीक है, पॉइंटर दूंगा। पॉइंटर कैसे दूंगा, एक पॉइंटर बनाता हूँ स्टार जेड इज इक्वल्स टू m%a, और इस पॉइंटर को अब मैं पास करूँगा इस फंक्शन पे। मेरे साथ बने रहिए, आपको समझ आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों करा है। इस पॉइंटर को मैंने पास करा है इस फंक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक पॉइंटर चाहिए, तो यहाँ मैं लिखूँगा इंट स्टार और ptr, मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। ठीक है, इंट स्टार ptr। अब यहाँ मैं कर दूँगा ptr की जो डी रेफरेंसिंग वाली वैल्यू है उससे मैं ptr को चेंज कर दूँगा। ठीक है, +15। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखिए चेंज हो रहा है या नहीं। एक बार आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे क्या हुआ। तो यहाँ पर हो गया 25। अब इसको समझते हैं 25 कैसे हुआ। सबसे पहले तो मुझे फंक्शन की बॉडी बताओ, फंक्शन की बॉडी बताओ कि हुआ क्या है। तो मैंने जो फंक्शन बनाया है वो ले रहा है मेरा इंट स्टार ptr, मतलब वो पैरामीटर में एक पॉइंटर ले रहा है। उसे जो भी पॉइंटर मिलेगा उस पॉइंटर को वो डीरेफरेंस करके उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, +15 कर देगा। ये तो उसकी बॉडी होगी, लेकिन हमने जब उसको कॉल किया है तो कॉल कैसे हुआ है एक बार उसको भी देख लेते हैं। कॉलिंग करते टाइम मैंने क्या किया है, एक पॉइंटर बनाया है z पॉइंट कर रहा है a को, a के अंदर रखा हुआ है 10, मैंने इस फंक्शन में दे दिया z। तो जैसे ही यहाँ पर z मैंने दिया तो अभी जो स्टार ptr है वो z बन गया। ठीक है, स्टार ptr अब मेरा z हो गया, मतलब ये पॉइंटर हो गया। तो अब यहाँ पर स्टार ptr इक्वल्स टू स्टार ptr +15 से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने z पॉइंटर बनाया है उस पॉइंटर की जो भी उस जगह पर रखा हुआ वैल्यू है उसको चेंज कर दो। तो यहाँ पर 10 + 15 विल बी 25, ये 25 हो गया। तो बेसिकली अगर आप फ्लो को समझें तो कुछ ऐसा हुआ होगा। यहाँ पर सबसे पहले आया z, ठीक है, स्टार z मतलब स्टार z हम इनिशियली लिखते हैं जब हम पॉइंटर बनाते हैं। उसके बाद मैंने फंक्शन चेंज के अंदर z को दिया है, फंक्शन चेंज के अंदर z को एज इट इज़ दिया है। तो ये z उठ करके जाता है ऊपर फंक्शन के पास, और वहाँ पर वो स्टार ptr जो था वो रिप्लेस हो जाएगा अब z से। ठीक है, तो अब जो मेरा इंट स्टार ptr था वो मेरा z हो चुका है। ये वाली लाइन वहाँ परफॉर्म हो रही होगी कि ठीक है इंट स्टार ptr वो वहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा था कुछ ना कुछ, तो यहाँ से हमने z को भेजा तो वो z को ले लेगा। तो अब उसका जो एड्रेस है वो भी पॉइंट कर रहा है अब यहाँ पर a को। ठीक है, ptr भी पॉइंट कर रहा है अब a को। तो अब जो ptr है वो भी पॉइंट कर रहा है a को, और मैंने ptr को कर दिया है ptr +15। ठीक है, यहाँ पर स्टार लगा रहे हैं हम डीरेफरेंसिंग के लिए। तो जैसे ही मैं ptr को ptr +15 करता हूँ a की वैल्यू मेरी +15 हो जाएगी, इसलिए उसने वैल्यू को 25 कर दिया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। समझ नहीं आया मैं फिर से एक बार समझाऊंगा।
फंक्शन चेंज के अंदर हमने z को डाला, z यहाँ से गया उठ करके ऊपर, ठीक है, एक बार ऊपर चल लेते हैं, तो यहाँ से z उठ करके ऊपर गया, ठीक है, z यहाँ पर गया। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पर क्या हुआ होगा, इसने z को एक्सेप्ट करा, इंट स्टार ptr ने z को एक्सेप्ट करा, तो ये हो गया इंट स्टार ptr इज इक्वल्स टू z। अब यहाँ पर जो मेरा ऑलरेडी a बना हुआ था वहाँ पर 10 था, ठीक है, z मेरा a को पॉइंट कर रहा था। अब मेरा ptr भी सेम एड्रेस से a को पॉइंट कर रहा है, मतलब ptr की जो वैल्यू है और z की जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, वो मेरा एड्रेस है कहाँ का, a का एड्रेस है, ठीक है, तो दोनों इसको पॉइंट कर रहे हैं। इस लाइन से क्या हुआ, स्टार ptr इज इक्वल टू स्टार ptr प्लस 15, डीरेफरेंसिंग करके वैल्यू चेंज कर दी, इसलिए अब जो मेरी वैल्यू है वो हो जाएगी 10 प्लस 15 मतलब 25। तो मैं 25 जो वैल्यू है वो स्टार ptr की हो जाएगी, स्टार ptr मतलब इसकी जो वैल्यू है वो मतलब 25 मेरी a की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा कॉल बाय रेफरेंस, ये था हमारा कॉल बाय रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर इस चीज़ को लेट्स अज्यूम हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें दिखे, यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब एक छोटी सी चीज़ और मैं बता रहा था आपको, वो ये थी कि यहाँ पर हम जो एक z पॉइंटर बना रहे हैं अलग से, उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंट स्टार ptr जो है वो z बन रहा है, ऐसे ऐसे z बन रहा है, तो हमें ये लाइन लिखनी एक्स्ट्रा पड़ रही है, यहाँ पर हमें z पास करना पड़ रहा है। रैदर देन पासिंग z हम डायरेक्ट a का एड्रेस पास कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, यहाँ पर मैं अगर z की जगह पर पे एड्रेस ऑफ a पास कर देता हूँ, एड्रेस ऑफ a, और यहाँ मैंने इसको हटा दिया, इसको सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अब डायरेक्टली एड्रेस ऑफ a जा रहा है, तो इस लाइन में अब क्या होगा, इंट स्टार ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, ऐसा हो जाएगा। तो डायरेक्टली अब स्टार ptr जो है वो a के एड्रेस को, मतलब कि a को पॉइंट कर रहा है, मेरा ptr जो है वो a को पॉइंट कर रहा है, तो सेम चीज़ हो जाएगी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी z नाम का पॉइंटर, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूँगा तो भी सेम रहेगा, इसको लेट्स से मैं सेव करके रन करता हूँ तो भी सेम रहेगा, मुझे 25 ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर मुझे 25 मिल गया। तो ये हमने बात कर ली है कॉल बाय रेफरेंस के बारे में, ठीक है। इसको फिर से मैं उठा करके और नीचे लगा देता हूँ यहाँ पर आपके कोड के लिए, सारे कोड आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप कोड को एक्सेस कर सकते हैं। इसको फिर से मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको कॉल बाय रेफरेंस समझ आ गया होगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में, ठीक है, पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने एक पॉइंटर बनाया है इंट स्टार p, ठीक है, इज इक्वल्स टू m%a, और मेरा एक a बना हुआ है ऑलरेडी ऊपर, है ना। अब इस स्टार p का कोई एड्रेस होगा, जो हमने कल देखा था 0x ऐसा करके कोई एड्रेस होगा। लेट्स अज्यूम इसका एड्रेस है यहाँ पर 106, है ना। अगर मैं बोलता हूँ, अभी तक मैंने क्या बोला, स्टार p इज इक्वल्स टू स्टार p प्लस 1 से क्या होगा, ये a का जो वैल्यू वो 10 से होकर के 11 हो जाएगा। बट अगर मैं डीरेफरेंसिंग नहीं करूँ तो क्या होगा, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर मैं डीरेफरेंसिंग नहीं करता हूँ तो क्या होगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि p इज इक्वल्स टू p प्लस 1 अगर मैं कर देता हूँ तो क्या होगा, तब क्या a मेरा 10 से 11 होगा? जी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं डीरेफरेंसिंग नहीं कर रहा हूँ। डीरेफरेंसिंग से ही मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। p तो मेरा एड्रेस है ना, p तो मेरा एड्रेस है। तो इस लाइन से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ p इज इक्वल्स टू p प्लस 1, मतलब p इज इक्वल्स टू, p क्या है, मेरा एड्रेस है। एड्रेस मतलब p का जो एड्रेस है उसको +1 कर दो, एड्रेस को 1 से बढ़ा दो और उसको अब p में सेव कर दो। यही मतलब होता है इस बात का। तो एड्रेस को 1 से बढ़ा करके आप क्या कर रहे हो, ठीक है। इस चीज़ को एक बार समझते हैं। सो लेट्स अज्यूम मेरा फिर से एक वेरिएबल बनाया यहाँ पर इंट a इज इक्वल्स टू 55, एक वेरिएबल बनाया इंट स्टार p इज इक्वल्स टू a को पॉइंट करवाया, ठीक है। अब अगर मैं सी आउट करता हूँ p की वैल्यू, सी आउट करता हूँ अगर मैं p की वैल्यू, तो p की वैल्यू क्या है मेरी 0x61 FEB8 ग्रेट। इस लाइन के बाद मैं करता हूँ p इज इक्वल्स टू p प्लस 1। तो मैंने बोला कि एड्रेस को 1 से बढ़ा दो, ठीक है। मैंने बोला एड्रेस को 1 से बढ़ा दो और फिर से अगली लाइन में p को प्रिंट कर दो। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए मेरा एड्रेस क्या हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा होगा। यहाँ पर मेरा एड्रेस क्या होगा, पहले 0x61 FEB8 था, फिर BC हो गया। अब 8 के बाद C हुआ। इस चीज़ को समझते हैं ये कैसे हुआ। तो मेरा एक जो डब्बा बना हुआ था, A का डब्बा बना हुआ था 55, ठीक है, ये डब्बा बना हुआ था।
इसका एड्रेस क्या था मेरा, पहले एड्रेस क्या था मेरा 0x61FEB8, ये मेरा एड्रेस था। उसके बाद मैंने बोला P = P+1। अब +1 मतलब क्या होता है, +1 मतलब होगा इसमें +1 कर दो, इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा 0x61FEB9 होना चाहिए, 8 का तो 9 होना चाहिए, लेकिन ये तो +1 नहीं हुआ, कुछ और ही प्लस हो गया, क्योंकि नया एड्रेस तो मुझे 0x61FEBC मिल गया। 9 क्यों नहीं हुआ, +1 क्यों नहीं हुआ, तो इसको समझते हैं। अब ये +1 से ये नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, +1 से इसका मतलब ये नहीं है कि एक एड्रेस बढ़ा दो, एक एड्रेस बढ़ा दो ये मतलब है, लेकिन +1 करो ये नहीं है। इसका मतलब है कि एक ब्लॉक बढ़ा दो, एक एड्रेस ब्लॉक बढ़ा दो। जो मेरा इंटीजर पॉइंटर है तो वो बोलेगा कि अगला जो इंटीजर है मेरा, अगला जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, +4 बाइट्स होगा। क्यों, क्योंकि 4 बाइट्स तो इसने ही ले रखी होगी ना। तो मेरा जो 0x61FEB8 है, यहाँ से ले करके कहाँ तक मेरी इंटीजर की वैल्यू उसने ले रखी है, 4 बाइट्स तक ले रखी है। 4 बाइट्स कैसे ले रखी है, FEB8, उसके बाद क्या आता है FEB9, उसके बाद आता है 10, 11, 12, यहाँ तक हो गई 4, ठीक है, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11, 12 से दूसरा शुरू हो जाएगा। इसको एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा देख नहीं रहा होगा, फिर से हम लिखते हैं, फिर से करते हैं। सबसे पहले क्या था 0x61FEB8, ये मेरा एक ब्लॉक था, ये मेरा एक ब्लॉक था। इसके नेक्स्ट वाली बाइट क्या होगी, मैं जस्ट नेक्स्ट बाइट की बात कर रहा हूँ, 61FEB9, ये इसकी नेक्स्ट बाइट होगी, ठीक है। उसके अगली कौन सी होगी, 0x61FEBA होता है, ठीक है, 10 नहीं होता है, A होता है हेक्साडेसिमल में। उसका अगला होगा 0x61FEBB एंड उसका अगला होगा 0x61FEBC, ठीक है। तो अब जब मैंने बोला कि जो मेरा A रखा हुआ है वो 55 है, तो इसका जो एड्रेस है, ठीक है, इसका जो एड्रेस है वो मेरा B8 था। अब मैं जब +1 बोल रहा हूँ मतलब कि नेक्स्ट ब्लॉक पे जाओ, नेक्स्ट ब्लॉक मतलब इंटीजर का नेक्स्ट ब्लॉक, मतलब +4, मतलब +4, क्योंकि 4 बाइट्स लेता है। तो +4 मतलब ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ये चारों तो उसी इंटीजर ने ले रखे हैं। किस इंटीजर ने, A वाले इंटीजर ने। जब हम +1 कर रहे हैं तो अगले ब्लॉक पे जा रहे हैं, तो अगला ब्लॉक यहाँ से शुरू होगा, इसलिए जो मेरा नेक्स्ट एड्रेस आ रहा है वो 0x61FEBC आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एक और +1 कर देता तो ये क्या हो जाता, C के बाद C इसने लिया, D इसने लिया, E इसने लिया, F इसने लिया। अब नेक्स्ट जो होता है वो मेरा इसका अगला होता है, ठीक है। B के बाद क्या आता है, C आता है, तो वो C 0 हो जाता, ठीक है, C 0 हो जाता। तो अगर मैं इसको कर देता यहाँ पर +2, ठीक है, +2 कर देता और इसको रन कर देता, तो यहाँ पर देखो मुझे C0 मिल गया, है ना। यहाँ अगर आप देखो तो मुझे C0 मिल गया। अब ये C0 कैसे हुआ वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। CDEF और अगला जो है वो C0, तो इतना उसने ले रखा था और ये C0 हो गया, ये जो B है वो C बन गया। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कहीं भी आपसे बोला जाए तो आपको ये नहीं देखना है कि ये +2 करेगा तो सिर्फ +2 ही करेगा, नहीं, यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो कितनी जगह ले रहा है उतने टाइम्स ये करेगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ आ चुका होगा आई होप। और ये हमारा जो है लास्ट सेकंड टॉपिक था, आज के दिन का लास्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये हमारा पॉइंटर अरिथमेटिक हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पॉइंटर अरिथमेटिक। अभी हम एरेज में और इसके बारे में बात करेंगे, अभी हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं और उसको थोड़ा मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स को ये थोड़ा आपको पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 टाइप के पॉइंटर्स होते हैं। पहला होता है नल पॉइंटर। अब नल पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर ऐसा पॉइंटर होता है जिसकी सबसे पहले जैसे कोई हम एक ए वैल्यू बना रहे थे और एक पॉइंटर को उसे पॉइंट करवा रहे थे ए को, ठीक है। पर नल पॉइंटर में ऐसा नहीं होगा, नल पॉइंटर शुरू में किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा। तो नल पॉइंटर कैसा दिखता है, कैसे बनाते हैं, उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर स्निपेट ऐड कर रखा है कोड का। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर आप देखें
तो मैंने इंट स्टार पी बनाया है। अब इंट स्टार पी जब मैं बना रहा हूँ तो सबसे पहले तो गार्बेज वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है, इट कंटेन्स अ गार्बेज वैल्यू। उसके बाद जब मैं ऐसा लिखता हूँ इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू नल, मैं लिखता हूँ इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू नल, नल अपना कीवर्ड है, तो अब ये बन गया एक नल पॉइंटर, ठीक है। और वहीं अगर मैं इस नल की जगह पर 0 लिखता तो भी सेम चीज़ होती, मतलब वो कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंटर बना हुआ है और वो कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है, उसके अंदर नल या 0 रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप किसी और को उसे पॉइंट करवा सकते हो, फिर से आप लिख सकते हो कि आपको फिर से अब इनिशलाइज नहीं करना है, p इज इक्वल्स टू m%a ऐसा करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया नल पॉइंटर। अब जो सेकंड वाला आपका पॉइंटर वो है डबल पॉइंटर है। डबल पॉइंटर मतलब क्या होता है, पॉइंटर का पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है उसका टॉपिक होगा, नेक्स्ट या नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। डबल पॉइंटर्स बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक ए मेरा एक यहाँ पर वेरिएबल बना हुआ है, एक ptr इस ए को पॉइंट कर रहा है, और मैं एक और ptr बना रहा हूँ dptr, वो इस ptr को पॉइंट कर रहा है। ये होता है डबल पॉइंटर। अभी आपको डीप डाइव नहीं करना है, इस लेक्चर में बेसिक आप समझिए कि पॉइंटर के टाइप्स क्या क्या होता है, तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तीसरा पॉइंटर है वॉइड पॉइंटर। अब वॉइड पॉइंटर क्या होता है, मैं लिख दूंगा वॉइड, ठीक है, स्टार ptr, सिर्फ इतना सा मैं लिख दूंगा वॉइड स्टार ptr। इसका मतलब ये होगा कि ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये फिलहाल किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये एक वॉइड पॉइंटर है। अब वॉइड पॉइंटर को बनाने का तरीका क्या है, आपको वॉइड लिख करके पॉइंटर बनाना है, ठीक है। अब इसका कोई डेटा टाइप नहीं है, ये इंट या फिर कैर ऐसा कोई डेटा टाइप इसका नहीं है। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको पता करना है कि अगर इसका कोई डेटा टाइप नहीं है तो हम इसको किसे पॉइंट करवाएंगे। वॉइड पॉइंटर मैंने एक ptr बना तो दिया, लेकिन ये पॉइंट किसे करेगा जब इसका कोई डेटा टाइप ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बहुत आसान सा आपका होमवर्क है। कोई डाउट हो तो आप हमसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमने बात कर ली वॉइड पॉइंटर्स के बारे में, अब थोड़ी सी बात करते हैं वाइल्ड पॉइंटर्स के बारे में। वाइल्ड पॉइंटर्स ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो मैंने आपको बोला था कि एक बेकार तरीका है, मैंने बोला था आपको कि एक गलत तरीका है पॉइंटर्स बनाने का। जब मैं बोलता हूँ इंट स्टार पी और मैं बस कुछ नहीं बोलता, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो ये एक वाइल्ड पॉइंटर हो गया, ठीक है, ये एक वाइल्ड पॉइंटर हो गया। वाइल्ड पॉइंटर क्यों हो गया, क्योंकि ये अभी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, ऐसे ही रखा हुआ है विद अ गार्बेज वैल्यू, ठीक है, विद अ गार्बेज वैल्यू, तो एक वाइल्ड पॉइंटर हो गया। अब उसी के बाद अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पर मैंने स्निपेट भी आपके लिए लगा रखा है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले बोला इंट स्टार पी, तो सबसे पहले जो बोला तो ये गार्बेज वैल्यू आ गई और एक वाइल्ड पॉइंटर बन गया। फिर मैंने ए बनाया 10 और मैंने बोल दिया कि p इज इक्वल्स टू m%a, तो अब ये वाइल्ड पॉइंटर जो था वो अब वाइल्ड पॉइंटर नहीं रहा, ठीक है, एक नॉर्मल पॉइंटर बन गया। और अब स्टार p इज इक्वल्स टू 12 करोगे तो a की वैल्यू भी 12 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई वाइल्ड पॉइंटर के बारे में। अब लास्ट पॉइंटर आता है आपका डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर मतलब उसको बीच में आपने छोड़ दिया है ना, बीच रास्ते में छोड़ दिया। डैंगलिंग पॉइंटर फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमने अभी मेमोरी एलोकेशंस नहीं पढ़े हैं, वो जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, ए आपने कोई वेरिएबल बनाया और ptr को ए को पॉइंट करवा दिया, उसके बाद आपने ए को ही हटा दिया, ठीक है, तो ए को आपने हटा दिया तो अब ptr जो है वो बीच में लटक गया। ptr अब क्या करेगा, ए की वैल्यू थी मान लीजिए एड्रेस 106 था, तो ptr के पास 106 था। अब 106 पे ए है ही नहीं, ए को आपने हटा दिया। हटाते कैसे हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं, हो सकता है उसका स्कोप जो है वो ख़त्म हो गया है, हो सकता है आपने उसको फ्री कर दिया मेमोरी, ठीक है, जो हम डिलीट करते हैं C++ में, सी में हम फ्री करते थे, वो चीज़ें आपने कर दी है, तो इसको हम बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। तो आपका जो वॉइड पॉइंटर है वो आपका एक होमवर्क है। डैंगलिंग पॉइंटर के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं आप चाहे तो, बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो ये सारे आपका होमवर्क्स है और ये आपके टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स है, टोटल 5 टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था, पॉइंटर अरिथमेटिक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। तो आज का दिन बहुत ही मज़ेदार था, काफ़ी अच्छा लगा और आपको भी आई होप अच्छा लगा होगा ये सब पढ़ के। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए। इस वीडियो को यहीं रखते हैं, इस लेक्चर को यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल अगले दिन अगले लेक्चर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।